जय हिंद दोस्तों। आज के एमसीक्यू करंट अफेयर्स डिस्कशन सेशन मई 19 में हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। टॉपिक्स क्या क्या हैं? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ये न्यूज में रहता है रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ डिफेंस रिलेटेड थिंग्स, चाहे वो मिसाइल्स की बात करें, चाहे हम फाइटर जेट्स की बात करें, या फिर बाकी डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें, उनसे रिलेटेड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इससे कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं वो देखेंगे। देन केमिकल इन फर ऑफ पोलर बियर एंड इट्स पॉसिबल एप्लीकेशन। अब पोलर बियर के ऊपर एक रिसर्च हुआ, उसमें मालूम पड़ा कि पोलर बियर के फर्स में जो उनके बॉडी पे आउटर लेयर होता है, फर जो होता है, राइट, उनके फर से, उनके स्किन से एक्चुअली एक केमिकल निकलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट केमिकल वाटर और आइस को वो लोग रिपेल कर सकते हैं, जिससे ठंड नहीं लगती है। अब उस केमिकल का क्या कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या उस केमिकल का नाम है। देन डिफरेंट विंड सिस्टम की बात करेंगे जो न्यूज में था, कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर को लेकर भी। प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2024 की बात करेंगे, इस साल के भी प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड देन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, और फिर लास्ट सैटरडे को जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे उसका एनालिसिस, और आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हो गया डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से रिलेटेड। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, द हिंदू में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से रिलेटेड था, और इस बार के एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्री सिक्योर का सेशन ना कंटिन्यू देखते जाओ, भले आपको अगले साल एग्जाम देना है या इस साल, दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए। विद रेफरेंस टू डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द डीएसी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर कैपिटल एक्विजिशंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, बिल्कुल सही बात है, जो कि कैपिटल एक्विजिशन करता है किनके लिए? आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो जब हम यहाँ आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहे हैं ना, तो आर्म्ड फोर्सेस की जो तीनों विंग है, 3 विंग्स, इनके लिए भी यही एक्विजिशन करने का काम करेगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। मतलब किसी सेपरेट विंग की बात नहीं हो रही है, सारे आर्म्ड फोर्सेस के विंग के लिए। It was established in 2001 based on the recommendations of the group of ministers on reforming the national security system. Again सही स्टेटमेंट है ये। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं, एक रिकमेंडेशन देते हैं, किस बारे में? रिफॉर्मेशन विच वर रिक्वायर्ड इन नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम, कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। उस चेंजेस के अकॉर्डिंग एक डिफेंस एक्विजिशन कमेटी या काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया। द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सर्व्स एज द चेयरमैन ऑफ डीएसी। एक्चुअली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसके चेयरमैन नहीं है, इसलिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसके चेयरमैन भी नहीं है, क्योंकि 2001 में ये पोजीशन भी फॉर्मली नहीं प्रेजेंट था। एंड दैट्स व्हाई हम कॉमन सेंस में लगा सकते हैं कि नहीं भाई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं होंगे। द डीएसी ऑल्सो कैटेगराइजेज एक्विजिशन प्रोपोजल्स अंडर बाई एंड मेक। मतलब इन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हमारा जो डीएसी है वो प्रोपोजिशंस करता है, वो एक्विजिशन करने का काम करेगा। चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कौन होता है? रक्षा मंत्री, मींस द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। अभी हमारे ऑनरेबल यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह, सो वही चेयरमैन है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं। अभी प्रेजेंट में उनका भी इंपॉर्टेंट रोल होगा, पर तभी 2001 में जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन आता है तभी वो पोजीशन फॉर्मली नहीं प्रेजेंट था, देन ऑब्वियसली नहीं हो सकता है, कॉमन सेंस लगा के बन जाएगा। सो इस तरह से 1, 2 और 4th स्टेटमेंट करेक्ट थे, 3rd इनकरेक्ट था। ये जो कैटेगरी की बात है, तो ये कैटेगरी क्या क्या है? एक है बाई, कि हम डायरेक्ट सपोज हमने परचेज कर लिया। दूसरा कैटेगरी क्या है? बाई एंड मेक, कि हमने एक वेपन सिस्टम या सपोज हमने कोई डिफेंस रिलेटेड नया सिस्टम परचेज किया, चाहे वो ड्रोन से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, अटैक करने से रिलेटेड हो, इनसे रिलेटेड चीजें हमने परचेज की, एंड उस परचेज के टर्म्स एंड कंडीशन में ये भी लिखा था दैट इंडिया वुड आल्सो मेक इट, तो बाई एंड मेक हो गया। एंड मेक मतलब हमने टेक्नोलॉजी परचेज की और फिर हम खुद बना रहे हैं। इस तरह से 3 डिफरेंट कैटेगरीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलर बियर के फर से रिलेटेड। ये यहाँ पे पोलर बियर आपको देख रहा है, क्यूट सा, आपकी तरफ ही देख रहा है पोलर बियर, कि देखो मेरे से क्वेश्चन आ सकता है। और जब पोलर बियर आपकी तरफ देख रहा है तो पोलर बियर का आईयूसीएन स्टेटस एग्जामिनेशन में आपको मालूम होना चाहिए कि भैया इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ पोलर बियर? तुम लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ पोलर बियर, क्योंकि अब
जब ये एनिमल है, और हम एनवायरमेंट इन इकोलॉजी के लिए जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर ऑफ द पोलर बियर कंटेन्स एन ऑयली सब्सटेंस दैट हेल्प्स देम रिमेन ड्राई डिस्पाइट द क्रिएचर स्लाइडिंग ऑन आइस एंड डाइविंग इनटू द वाटर टू हंट। अब हम लोग अगर वाटर में या आइस में स्लाइड करें तो हमारे कपड़े भीग जाएंगे, हम भीग जाएंगे, लेकिन ये स्लाइड करते हैं फिर भी वाटर रिपेलेंट इनकी बॉडी में, ऐसा लगता है कि वाटर को रिपेल कर रहे हैं, भीगते नहीं है, ठंड नहीं लग रही है इनको। क्यों भाई ऐसा? कौन सा केमिकल इनके स्किन से निकलता है? उस केमिकल का नाम है सेबम। क्या नाम है केमिकल का? सेबम। और इस केमिकल का ना एक पॉसिबल यूज हो सकता है। ये आर्टिकल आप देखो, ये आर्टिकल क्या कह रहा है, इन स्टडिंग पोलर बियर्स फर पॉसिबल सॉल्यूशन टू फॉरएवर केमिकल्स। तो आज के इस एक क्वेश्चन से तुमको दो क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। एक तो ये फॉरएवर केमिकल्स क्या है, और पोलर बियर के फर से या पोलर बियर के बॉडी से जो केमिकल निकल रहा है उसका क्या यूज हो सकता है। आंसर तो आपको मिल गया कि जो ऑयली सब्सटेंस है वो ऑयल है सेबम, जिसके वजह से ऑयल रिपेलेंट कैपेबिलिटी इनके फर में होती है, और ये वाटर और आइस में स्केट करने के बाद भी, खेलते धूपते दौड़ने के बाद भी इनको दिक्कत नहीं होती है। अब उसका पॉसिबल यूज क्या है? उसका पॉसिबल यूज है जब हम इसको कंपेयर करते हैं पीएफए से। क्या है ये पीएफए? पर फ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस। पर फ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस एक्चुअली में फॉरएवर केमिकल्स के रूप में जाने जाते हैं। क्या है ये फॉरएवर केमिकल्स? दीज केमिकल्स दे आर एक्चुअली यूज्ड इन नॉन स्टिक कुकवेयर। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं हमारे, यहां पे इन फॉरेबल केमिकल्स को या पीएफए को, पर फ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस को यूज किया जाता है। वाटर रिपेलेंट क्लोथिंग में यूज किया जाता है। स्टेन रेसिस्टेंस फैब्रिक में यूज किया जाता है। मतलब वैसे केमिकल्स जो केमिकल हमेशा किसी लेयर पर रहें और वाटर को रिपेल कर लें। नाम क्या पड़ गया? फॉरएवर केमिकल, पीएफए, पर फ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस। अब पर फ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस तो केमिकल है जिसके अपने साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो रिसर्चर्स क्या बात कर रहे हैं कि कैन वी यूज सेबम, या हम सेबम की तरह कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव बना सकते हैं क्या? इसमें पोलर बियर को बिल्कुल हार्म नहीं किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उससे इंस्पिरेशन लेकर कुछ ऐसा एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव अगर बना पाए जो इको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो, तो बड़ी अच्छी बात होगी। सो फॉरएवर केमिकल्स हो गए पीएफए, जिनका यूज वाटर रिपेल करने के लिए नॉन स्टिक कुकवेयर में, या फिर जो हम लोग वाटर रिपेलेंट क्लोथ्स होते हैं, रेनकोट्स, जनरली रेनकोट्स तो हम प्लास्टिक वाला वो पहन लेते हैं, कई ऐसे रेनकोट्स होते हैं जिनके ऊपर वो लेयर डाला जाता है, उस चीज में, स्टेन रेसिस्टेंट फैब्रिक में, इन सब चीजों में क्या यूज कर सकते हैं? इनको रिप्लेस करके, फॉरेबल केमिकल्स को रिप्लेस करके। फॉरेबर केमिकल्स भी याद रखिएगा, और सेबम नाम का ये जो केमिकल जो पोलर बियर से सेक्रेट होता है उसके बॉडी से, वो भी। और पोलर बियर का IUCN स्टेटस तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो तुम कमेंट करके बताओगे मुझे ढूंढ कर। डिफरेंट विंड सिस्टम के बारे में, अब ये क्वेश्चन मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूं? क्यों? क्योंकि ये जो सेंटा है ना विंड्स है, और उसके वजह से जो फिर LA में, लॉस एंजल्स वाले रीजन में जो फायर होती है, वाइल्ड फायर होता है, ये न्यूज में कभी था, इस बार के प्रीलिम्स में भी आ सकता है। तो अब ये सेंटा एना विंड्स क्या है, इसके अलावा बाकी और कौन कौन से विंड्स होते हैं, उससे रिलेटेड क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्या है? चिनूक के बारे में। चिनूक, चिनूक इज अ वार्म ड्राई विंड दैट ब्लोज ऑन द लीवॉर्ड साइड ऑफ द रॉकी माउंटेन्स। चिनूक जो है, इस नाम का एक हेलीकॉप्टर भी है चिनूक, और इसको याद रखेंगे कि हेलीकॉप्टर जब उड़ता है ना तो दुश्मन के दांत खट्टे हो जाते हैं, तो यस ये वार्म विंड है, गर्म हवा है। एक ट्रिक है, याद रखने के काम आएगा कि चिनूक हेलीकॉप्टर आर्म्ड फोर्सेस यूज करते हैं, दुश्मन की नींद उड़ जाती है तो ये गर्म हवा होगी, ठंडी हवा नहीं। यस करेक्ट, वार्म ड्राई विंड है जो कि लीवॉर्ड साइड ऑफ रॉकी माउंटेन्स में बह रही है। बोरा, बोरा इज ए कोल्ड विंड। यस, बोरा क्या है? एक कोल्ड ड्राई विंड है दैट अफेक्ट्स द एड्रियाटिक सी रीजन। इवन ये एड्रियाटिक सी रीजन या फिर रॉकी माउंटेन्स वाला पार्ट नहीं भी पूछा जाए तो विंड और उसके फीचर की वो कोल्ड है या वार्म है वैसा आता है। बोरा क्या है? कोल्ड ड्राई विंड, ये याद रखिएगा। ठंड हमें लगती है, जैसे बोरा, बोरी होता है ना, जिससे हम लोग, आटे की बोरी होती है, सब्जी की बोरी होती है, अब उसका लेयर बनाकर ही अगर इंसान ओढ़ ले, कई लोग होते हैं जो उतने फाइनेंशियली सफिशिएंट नहीं है, तो वो आटे की बोरी का या चावल के बोरी का ही कंबल बना लेते हैं और उसे ओढ़ लेते हैं ठंड से बचने के लिए। तो बोरा जो विंड है, वो बोरा विंड कैसी विंड हो गई? कोल्ड विंड। ये ट्रिक काम आएगा। दूसरा भी सही है, सेंटा एना विंड्स आर कूल एंड मॉइस्ट। अब ये अपने आप में बड़ा ही
आयरॉनिकल स्टेटमेंट है, जब सेंटा एना विंड यहाँ पे इसके वजह से आग लग रही है, वाइल्ड फायर हो रहा है, तो फिर ये जो विंड है सेंटा एना, ये कूल एंड मॉइस्ट कैसे होगा? इसका कूल एंड मॉइस्ट होना एकदम इम्पॉसिबल है। ये विंड भी कैसे विंड होगी? सेंटा एना विंड भी, ये विंड भी वार्म विंड होगी, सेंटा एना विंड, एंड दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी कूल। ये कूल नहीं हो सकता है, वार्म है, हॉट विंड है, जिसके वजह से अभी आपने फायर देखा, वाइल्ड फायर के सिचुएशंस देखे, और आगे भी ऐसे फायर्स हो सकते हैं। ऐसे करके हम तीन सेंटा एना के बारे में, चिनूक हेलीकॉप्टर है तो गर्म, और बोरा कि आटे के बोरी को अगर ठंड में पहन लिया तो ठंड कम लगेगी तो कोल्ड विंड, और सेंटा एना हॉट विंड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024। अब ये प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट तो आया था पिछले साल अक्टूबर 2024 में, लेकिन आज मैं फिर से तुम्हारे साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि जो इस बार प्रीलिम्स देने वाले हैं वो भी याद रखें, और जो अगले बार प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट अगले बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल है, इवन मेंस में भी आ सकता है। आज हम प्रीलिम्स के लिए देखते हैं। The Protected Planet Report 2024 is the first report to comprehensively assess the global progress under which of the following framework। इनमें से किस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग असेसमेंट करने के लिए प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 आया है? आंसर है आपके पास कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, जिसमें बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन से रिलेटेड बातें की गई थी, कमिटमेंट्स किए गए थे, टारगेट फिक्स किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट के डिटेल्स पर आते हैं। सबसे पहले तो जब भी कोई रिपोर्ट की बात करेंगे तो रिपोर्ट को इशू करने वाले कौन से ऑर्गेनाइजेशन है वो, ये तो बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है, कमिंग एंड मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। कब अडॉप्ट किया गया था वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल रिपोर्ट पब्लिश किसने किया है? प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट यूएनईपी। यूएनईपी की कौन सी बॉडी? वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, जो कि किसके अंडर है? यूएनईपी के अंदर है। एंड आईयूसीएन, अब आईयूसीएन के अंडर क्या? वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया। सो दो बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, यूएनईपी एंड आईयूसीएन। यूएनईपी में यूएनईपी का वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम एंड आईयूसीएन का वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया, इन दोनों ने मिलकर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, प्रोटेक्टेड प्लैनेट नेटवर्क रिपोर्ट पब्लिश किया है, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024। अब जब नाम है प्रोटेक्टेड प्लैनेट, देन ऑब्वियसली ग्लोबल बायोडायवर्सिटी के प्रोटेक्शन का स्टेटस क्या है उसी को बताया जाएगा, और अपने आप में फर्स्ट ऐसा रिपोर्ट है, राइट? ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस इज द फर्स्ट मतलब 2024 में ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, ये ऐसा फर्स्ट रिपोर्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फॉर द ग्लोबल स्टेटस ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज, कि जो प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व एरियाज हैं, जहां पे प्रोटेक्टेड स्पीसीज को रखा जा रहा है, उसका क्या स्टेटस है, ये ऐसा पहला रिपोर्ट आया है जो इसका एक ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या? द प्रोग्रेस मेड एंड द चैलेंजेज अहेड, मतलब कि कितना प्रोग्रेस हम कर चुके हैं प्रोटेक्टेड एरियाज के केस में, और आगे कितना चैलेंजेस बचा है ताकि इन बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, इन दोनों को बताना एज पर टारगेट 3 ऑफ कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। जब इस कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाया गया है इस प्रोजेक्ट को, इस रिपोर्ट को, देन ऑब्वियसली इस कमिंग ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के टारगेट 3 को मेनली एड्रेस किया जा रहा है। क्या है वो टारगेट 3? टू चेक द प्रोग्रेस एज वेल एज द चैलेंजेज इन प्रोटेक्टिंग द एरियाज सो दैट वी कैन ओवरऑल प्रोटेक्ट द बायोडायवर्सिटी। इसको अभी और डिटेल में हम देखेंगे, और डिटेल में देखते हैं। यहां देखो, सबसे पहले कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या? ये 15th सीओपी में, सीओपी मींस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, किसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी? यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी और बायोडायवर्सिटी। कब हुआ? 2022 में। जब 22 में ये 15th सीओपी होता है, तो इस 15th सीओपी में क्या विजन डिसाइड किया गया? ऑफ अ वर्ल्ड लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर बाय 2050, कि 2050 तक, मतलब 30 साल का आगे का टारगेट है, कि 30 साल तक वर्ल्ड जो है वो हार्मनी में रहेगा, किसके साथ? नेचर के साथ। मतलब हम ऐसा रहना सीख जाएंगे कि व्हाइल लिविंग ऑन द प्लैनेट वी डू नॉट मेक हार्म टू द नेचर, हम नेचर को कोई हार्म नहीं पहुंचाएं, ये एक ऑब्जेक्टिव है। एंड सो 4 गोल डिसाइड किए 2050 के लिए, एंड 23 टारगेट डिसाइड किए, ये थोड़ा अर्ली, कब के लिए? 2030 के लिए। सो याद ऐसे रखेंगे कि जो 15th सीओपी हुआ था, कमिंग
मॉन्ट्रियल में इस 15th COP के अकॉर्डिंग जो फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, 2050 तक नेचर के साथ हार्मनी में रहना डिसाइड करना। 4 गोल सेटअप किए गए हैं जिनको 2050 तक अचीव करना है और 23 टारगेट्स जो कि 2030 तक अचीव करना है। इसी 23 टारगेट्स में एक टारगेट बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या, टारगेट 3, राइट। इस टारगेट की हम बात करें तो ये टारगेट क्या कहता है, दैट इंश्योर एंड इनेबल दैट बाय 2030 एटलीस्ट 30% terrestrial, inland, water, coastal and marine areas, especially those critical for biodiversity, are effectively conserved and managed through well-connected ecological representative and equitably governed protected areas। कहने का मतलब कि चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो या मरीन इकोसिस्टम हो, उस पे एटलीस्ट 30% रीजन, अगर इतना हमारा टेरेस्ट्रियल और मरीन इकोसिस्टम का पार्ट है तो कम से कम 30%, एटलीस्ट 30% लिखा हुआ है। ये टारगेट नंबर 3 है, टारगेट 3 परसेंटेज 30, कि एटलीस्ट 30% एरिया को कंजर्व और मैनेज किया जाएगा। इस तरह से कंजर्व और मैनेज किया जाएगा सो दैट हम नेचर के साथ हार्मनी में रहना भी सीख जाएं। साथ ही साथ हम इन प्रोटेक्टेड एरियाज का मैनेजमेंट इस तरह से करें कि जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है उन इंडिजीनियस कम्युनिटी के भी राइट्स हार्म नहीं हो। दैट इज ऑल्सो अ पर्सपेक्टिव ऑफ इट, कि इंडिजीनियस कम्युनिटी के राइट्स हार्म नहीं हो, सो दैट दोज इंडिजीनियस कम्युनिटी दे ऑल्सो लर्न टू लिव इन हार्मनी विथ द नेचर, और द पीपल दोज हु आर लिविंग इन अर्बन एरियाज दे डेवलप हार्मनी विथ द नेचर while living with indigenous community। एंड साथ में इन रीजन्स में जो बायोडाइवर्सिटी होगी उनका भी प्रोटेक्शन, कि उनको रिप्लेस नहीं कर देना। सो ओवरऑल टारगेट 3 का पर्पस क्या हो गया कि कम से कम 30% इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर लो, या प्रोटेक्ट जो इनलैंड वाटर में होगा, कोस्टल रीजन में होगा, मरीन रीजन में होगा, सो दैट लोग नेचर के साथ हार्मनी में रहना सीख जाएं। एटलीस्ट 30%, इतना तो याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के बारे में। ये रहा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट से रिलेटेड एक आपके पास ग्राफिक, जो कि हम कहां से लेकर आ रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। तो पहला चीज तो हमें मालूम पड़ गया कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो कौन इशू कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इशू कर रहा है। पहला स्टेटमेंट एकदम सही, क्योंकि जब भी किसी रिपोर्ट की बात करेंगे तो कौन इशू कर रहा है वो मालूम होना चाहिए। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन पब्लिश कर रहा है या कौन रिलीज कर रहा है, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। What is World Economic Forum? You should read World Economic Forum का क्या स्टेटस है। The report highlights climate change as the most significant global risk over the next decade। अब इसमें ना बिल्कुल सोचने की बात नहीं है, एकदम सही बात है। जो भी रिपोर्ट आएगा, चाहे वो रिस्क रिपोर्ट हो, इकोनॉमी से रिलेटेड, उसको WEF इशू कर रहा हो या कोई भी इशू कर रहा हो, वो ये जरूर बोलेगा कि क्लाइमेट चैलेंज ना अपने आप में एक बड़ा रिस्क है आने वाले डिकेड के लिए। ये दिख रहा है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज हम फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन देख रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, बारिश काफी ज्यादा हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं। देन ऑब्वियसली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए भी बहुत बड़ी बात है, ग्लोबल रिस्क बन सकता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या, इट एम्फेसाइजेस पॉल्यूशन एज अ क्रिटिकल लॉन्ग टर्म रिस्क। यस, व्हाई नॉट, पॉल्यूशन एक क्रिटिकल लॉन्ग टर्म रिस्क है, बिल्कुल है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से, अब जैसे सपोज किसी रीजन में पॉल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा है, देन पीपल ऑफ दैट रीजन दे वुड हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी। जब हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो वहां की स्टेट को, वहां की सरकार को ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उधर, तो वो बाकी वेलफेयर मेजर्स पे नहीं कर पाएंगे। लोगों की हेल्थ खराब है तो वो इकोनॉमिकली अपने कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। यस, दैट्स व्हाई इट इज अ क्रिटिकल लॉन्ग टर्म रिस्क। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलिए अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कल वाले सेशन में, मतलब सैटरडे को 17 मई को मैंने जो प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन दिया था, क्या क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट एवर एक्वा इंश्योरेंस। क्या है ये एक्वा इंश्योरेंस? पहला स्टेटमेंट क्या था, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, क्योंकि हमने लास्ट प्री सिक्योर में पढ़ा था मरीन फिशरीज सेंसस के बारे में, पढ़ा था हमने मरीन फिशरीज सेंसस, और वहीं से रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बनाया 5th एडिशन वाला। रिसेंटली अवॉर्डेड द फर्स्ट एवर एक्वा इंश्योरेंस बेनिफिट्स अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना। एकदम सही बात है, ये फर्स्ट एवर एक्वा इंश्योरेंस जो है ये फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड जो हमारे
पीपल हैं जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, मरीन फिशरीज से रिलेटेड स्पेशली, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए, ताकि वो फिशरीज से रिलेटेड गियर्स परचेज कर सकें, जो इक्विपमेंट्स उनको चाहिए वो परचेज कर सकें, राइट। इस चीज के लिए इनको इनका इंश्योरेंस कवर, फर्स्ट एवर इंश्योरेंस कवर या फर्स्ट एवर एक्वा इंश्योरेंस बेनिफिशरीज पहली बार अवार्ड किए गए हैं। स्कीम का नाम क्या था? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना। अब ये प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना जो है, ये एक्चुअली में एक सब स्कीम है। किसका? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। तो पहले पेरेंट स्कीम होगी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और उसकी सब स्कीम होगी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना, जो समृद्धि योजना इंश्योरेंस कवर देने का काम कर रही है। सेकंड इज ऑल्सो ट्रू। Third, the insurance aims to provide financial support to a small and marginalized fisheries farmers and covers one crop cycle. Obviously, one crop cycle को cover किया जाएगा। इंश्योरेंस वाली जो चीजें होती हैं वो one crop cycle को cover करने के लिए, नॉर्मली हम बात करें तो हम अपने लाइफ इंश्योरेंस को हर साल रिन्यू करवाते हैं। तो यहां पर ऐसा याद रखेंगे कि जिन फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड हमारे मछुआरों को इस एक्वा इंश्योरेंस के थ्रू लाभ मिलेगा, वो एक क्रॉप साइकिल के लिए मिलेगा, फिर उसके बाद अगले क्रॉप साइकिल के लिए, फिर अगले क्रॉप साइकिल के लिए, इस तरह करके एक एक क्रॉप साइकिल के लिए आपको इंश्योरेंस के बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तीनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट थे। ये वन क्रॉप साइकिल वाला चीज याद रखिएगा। दूसरा क्या था? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वैसे तो काफी पुरानी स्कीम है, पुरानी योजना है, बट ये अगेन न्यूज में थी। और इससे रिलेटेड पहला स्टेटमेंट क्या था? इट इज अ टाइप ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। गाइज, जब भी हम कृषि की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो ये स्टेट के हिस्से में आ रहा है। और जब स्टेट के हिस्से में आ रहा है तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम से काम नहीं चलेगा अच्छे से। इसलिए एक्चुअली में क्या होना चाहिए? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी तब सेंटर स्पॉन्सर करेगा और जो स्टेट्स हैं वो उसको इंप्लीमेंट करवाने का काम करेंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और हमने इसको किस चीज से समझा? कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, स्टेट सब्जेक्ट में है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होनी चाहिए, ज्यादा सुटेबल होगा। दूसरा क्या? द ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन द फार्मर्स एफर्ट थ्रू क्रिएशन ऑफ रिक्वायर्ड प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब प्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कि आपको अच्छे क्वालिटी के सीड्स मिल जाए, आपको अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स मिल जाए, आपको इरिगेशन से रिलेटेड फैसिलिटी हो। पोस्ट हार्वेस्ट क्या है? कि आपको फूड स्टोरेज करने के लिए कोल्ड स्टोरेज मिल जाए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स मिल जाए, मार्केट एक्सेस मिल जाए। ये हो गया पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों में सपोर्ट करेगा। यस। थर्ड क्या? स्टेट्स कैन सेलेक्ट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स अंडर द स्कीम एज पर देयर नीड, प्रायोरिटीज एंड एग्रो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स। सिंस ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसलिए स्टेट के पास ये फ्रीडम है, बिल्कुल फ्रीडम है, कि वो अपने एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपने फार्मर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो क्रॉप्स वहां चलते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सके ये स्कीम्स के डिफरेंट पार्ट्स को, इंप्लीमेंट करवा सके उसको अपने अकॉर्डिंग। 2 और 3 करेक्ट था, पहला रॉन्ग था। ऑप्शन क्या होगा? बी। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन ये तुम्हारे पास है 19 मई का, जिसमें हम ट्राइबल फेस्टिवल सरहोल की बात कर रहे हैं। तो देखिए कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं ट्राइबल फेस्टिवल सरहोल से। एंड दूसरा क्या है? अबाउट द सहयोग पोर्टल। ये दोनों आज के प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रैक्टिस क्वेश्चन से, करंट अफेयर्स से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से प्री सिक्योर के दूसरे क्वेश्चंस करेंगे, करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू करेंगे। ओके, अभी भी जो प्री सिक्योर चल रहा है, अगेन मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, ये सिर्फ 2026 के एस्पिरेंट के लिए नहीं है, 2025 वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको ध्यान से देखना है। राइट, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग। जय हिंद।